हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद निशा जी। तो हम क्लास 10 का चैप्टर 1 कर रहे हैं रियल नंबर्स। ये वीडियो आप कंप्लीटली देखो और आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। आप सभी टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। आपको सारे टिप्स ट्रिक्स फॉर्मूले एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इनटू वन प्लेस। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द कंप्लीट प्लेलिस्ट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर से। तो रियल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक्स देख लेते हैं। जैसे आई विल राइट सम नंबर्स, जैसे सपोज 2 इज अ नंबर, ओके। इफ आई से -3 दिस इज अ नंबर, ओके। देन लेट्स से आई राइट 4/5 दिस इज अ नंबर, ओके। तो आपने डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स देखे हैं आज तक। देन इफ आई राइट 0.5 let's say, so this is also a number. All right, if I write -0.8, so this also falls into the category of number. तो ये आपने सभी टाइप्स के नंबर्स देखे हैं, राइट? तो हम अभी बेसिकली इस चैप्टर में रियल नंबर्स पे फोकस कर रहे हैं। अब रियल नंबर्स क्या हैं? ये जो आपके सामने में अभी हमने नंबर्स लिखे हैं, ये सभी रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। आप क्लास 11 में स्टडी करते हो, एक और कैटेगरी होती है नंबर्स की, दैट इज इमेजिनरी नंबर्स। उनमें आपको एक न्यू टर्म सीखने को मिलेगी, दैट इज रेफर्ड टू एज आयोटा। तो अभी तक हमने इसको यूज नहीं किया। आयोटा क्या होता है? आयोटा इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ -1, ओके। तो अभी तक तो हम अगर अंडर रूट में भी कुछ देखते हैं, वी सी पॉजिटिव नंबर्स ओनली, जैसे हम करते हैं अंडर रूट 5 लेट्स से, ठीक है। तो ये एक रियल नंबर ही है। इमेजिनरी नंबर्स कहाँ आएंगे? जहां अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा, वो आप क्लास 11 में स्टडी करोगे। तो अभी हम इसी टाइप के नंबर्स पे फोकस करेंगे जो कि हमारे रियल नंबर्स हैं, ओके। तो ये हमारा बेसिक है। तो हम एक थ्योरम स्टडी करने जा रहे हैं इसमें। थ्योरम 1.1, इट्स नेम इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इट सेज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. तो अब हम इस थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। ये थ्योरम समझने के लिए आपको दो टर्म्स और क्लियर होनी चाहिए। एक तो है कंपोजिट नंबर्स और एक है हमारे प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो आप इसको लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, लेकिन हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लिखती हूँ, ठीक है। लेट्स से आई राइट द नंबर 5, ओके। then let's say I have a number 6, then let's say we have a number 11. तो हम इन नंबर्स को प्राइम और कंपोजिट में कैसे मींस सेग्रीगेट करेंगे? लेट्स सी। अगर आप 5 को ब्रेक करना चाहो फैक्टर्स में, 5 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? एक तो 1 होता है और एक 5 होता है, ठीक है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। तो जिस नंबर के अगर हम फैक्टर्स लिखते हैं तो एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है, और कोई पॉसिबल ही नहीं है, तो उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो 5 विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्राइम नंबर्स। ऐसे ही आप 11 को देखो। 11 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? सिर्फ 1 और 11। 11 और तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो अगेन 11 के केस में क्या है? अगर हम इसके फैक्टर्स देखें तो दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो 11 खुद ही है और एक 1 है। तो दिस इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो 5 और 11 हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। अब हम देखते हैं 6 को। 6 के फैक्टर्स अगर आप लिखो तो 6 का फैक्टर है 1, ओके। 2 से डिवाइड हो जाता है 6, यस। 3 से भी डिवाइड हो जाता है 6। और किससे डिवाइड होता है? 6 से। 6/6 is 1। तो इसके 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ये किस कैटेगरी में आएगा? ये है कंपोजिट नंबर। तो आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया अब कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं और कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। सपोज आई हैव अ नंबर 80। तो आप इसको किस में कैटेगराइज करोगे, प्राइम या कंपोजिट? पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। सी 18 के हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है, 3, देन 6 इज देयर, 9 इज देयर, 18 इज देयर। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा? 18 इज द कंपोजिट नंबर,
ठीक है। अगर आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन क्लियर है तो अब हम इस थ्योरम को बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो थ्योरम क्या कह रहा है कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उन्हें हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होती है। जैसे कि हम इसी केस में देख लेते हैं, जैसे 6 है सपोज, तो 6 को आप कैसे लिख सकते हो? 6 को ब्रेक कर दो फैक्टर्स में, यू कैन राइट इट एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, राइट? 2 into 3 will give you 6। तो ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो इसमें 6 हमारा कंपोजिट नंबर है और प्राइम कौन से हैं? 2 is a prime, 3 is a prime, राइट? तो आप 6 को 3 into 2 या 2 into 3 तो लिख सकते हो, क्योंकि हम कह रहे हैं ऑर्डर मैटर नहीं करता, but yes, it can be broken down into prime numbers. तो this is the fundamental theorem of arithmetic. इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत जगह नंबर्स को इस तरह फैक्टराइज करके लिखना होगा, करेक्ट? जैसे एक और एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं, 18 है। 18 को हम देखते हैं हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं। 18 by 2 gives you 9, ठीक है? 9 by 3 gives you 3 and 3 by 3 gives you 1। तो 2 into 3 into 3 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है? और जनरली हम क्या करते हैं, अगर कोई नंबर रिपीटिंग होता है उसे पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हम इसको लिख देंगे 2 into 3 square, ठीक है? तो 2 एक प्राइम नंबर हो गया, 3 एक प्राइम नंबर हो गया, तो दिस वे वी कैन राइट द प्राइम नंबर्स, राइट? So here we are going to see example number 1. So this is one type of question which is generally asked in the exam. इसमें देखो हमसे क्या पूछा है, consider the numbers 4 raised to the power n where n is a natural number. अब देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम अपनी फिंगर्स पे जैसे काउंट कर सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है? ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब n हमारा n है, जैसे 1 है सपोज, तो 4 रेज टू द पावर 1 4 हो जाएगा, ठीक है? देन अगर हम लें n को 2 तो 4 रेज टू द पावर 2 16 हो जाएगा, ठीक है? अब हमसे ये क्या पूछ रहे हैं, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 रेज टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब हम सारे नंबर्स कंसिडर करें, 4 रेज टू द पावर 1, 4 रेज टू द पावर 2, 4 रेज टू द पावर 100, कुछ भी हो सकता है, वहां तक जाएं अगर हम कहीं भी, तो क्या कोई ऐसा नंबर है इनमें जिसकी की एंड डिजिट 0? ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स की पावर्स के फॉर्म में लिखना, ठीक है? नाउ if the number 4 raised to the power n for any n were to end with the digit 0, ठीक है? आपको पता है कोई भी नंबर डिजिट 0 से अगर एंड होता है तो इट इज डिविजिबल बाय 5। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट से हमें पता है कि कोई भी नंबर 10 मीन्स 10 से डिवाइड होता है तो वो 5 से भी डिवाइड होगा, ओके? तो प्राइम फैक्टराइजेशन 4 रेज टू द पावर n, इट शुड कंटेन द प्राइम 5, ठीक है? तभी होगा ये पॉसिबल, ठीक है? तो बट इस केस में क्या ऐसा हो सकता है? देखो 4 रेज टू द पावर n को अगर हम लिखें 4 is 2 square, तो हम लिख दिया 2 square, so it becomes 2 raised to the power 2n। तो इसमें तो प्राइम नंबर कौन सा है प्रेजेंट? सिर्फ 2 ही तो है, ओके? 5 तो है ही नहीं। So uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there is no other primes in the factorization of 4 raised to the power n। क्योंकि ये थ्योरम क्या कह रहा था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये यूनिक फॉर्म है, इसमें 5 कहीं अकर नहीं हो रहा, तो 5 ही नहीं है तो फिर कैसे 0 से एंड होगा? सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 रेज टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो आप इसकी लैंग्वेज को समझो, कैसे लिखना है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कंसेप्ट को समझो, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। Here comes example number 2। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, राइट? It says find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method। ठीक है, हमें LCM निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दो नंबर्स का,
और मेथड क्या यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी हमने देखा है किसी भी कंपोजिट नंबर को मल्टीप्लाई उसके सारे फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना, ओके, प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिखेंगे तो इट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3, ठीक है। 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 5, ओके, सो इट इज 20। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 2 square into 5, राइट। अब HCF निकालना है हमें। HCF हम कैसे निकालते थे, दोनों के हम प्राइम फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है। उसमें जो हमें कॉमन मिलेगा, जैसे इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो हम छोटा वाला लेते हैं, हम 2 की पावर 1 लेंगे, ठीक है। 3 कॉमन नहीं है दोनों में, 5 भी नहीं है, तो खाली 2 बचेगा, तो इसका HCF हो जाएगा 2, ओके। LCM क्या होता है, एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, ये 2 तो यहाँ से लाइक रिमूव कर देंगे क्योंकि 2 हम HCF में कंसिडर कर चुके हैं, तो इस 2 को रिमूव करके एक 2 इधर आ जाएगा एलसीएम के लिए, और बाकी जो टर्म्स बची वो सब लिख देंगे। जैसे 3 लिखा, राइट, यहाँ से क्या बचा, एक सिंगल 2 बचा था, वो लिख दिया मल्टीप्लीकेशन में, 5 लिख दिया, राइट, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 60 मिल गया, राइट। So this is the way you used to find it in your earlier classes. तो आपने पहले देखा था 9th क्लास में HCF 2 आ जाता था हमारा, LCM becomes 60, ठीक है। अब देखो HCF क्या है, HCF इस केस में है हमारा 2 raised to the power 1, लिख सकते हैं 2 को, yes, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखो आप, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 3, 6 के, ठीक है, और 20 के क्या क्या है, 2 और 5, तो कॉमन कौन से हुए, 2, राइट। कॉमन प्राइम फैक्टर हुआ हमारा 2, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। अब इधर 2 की पावर 1 है, इधर 2 की पावर 2 है, तो कौन सा लेना है, स्मॉलेस्ट पावर, तो हम लेंगे 2 raised to the power 1, राइट। नेक्स्ट LCM, LCM को आप ऑब्जर्व करो, LCM को ऐसे लिख सकते हैं 2 raised to the power 2 into 3 into 5, like this, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। तो अब क्या करना है आपको, 6 में था 2 raised to the power 1, इधर था 2 raised to the power 2, तो आप बड़ा वाला पावर लोगे, तो आपने लिए 2 raised to the power 2। यहाँ पे था 3 raised to the power 1 और इधर 3 raised to power कुछ नहीं था, तो इट विल रिमेन 3 raised to the power 1, और यहाँ क्या बचा, 5 बचा, तो 5 raised to the power 1 ये भी आ गया, ठीक है। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक डेफिनेशन है। तो हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में पहले आप प्राइम की पावर्स के फॉर्म में लिख लो, ठीक है, 2 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, वट एवर इज गिवन टू यू। उसके बाद आप दोनों में कॉमन फैक्टर्स देखो, कॉमन प्राइम्स कौन से हैं, ठीक है। सपोज इस केस में 2 था दोनों में, उसकी लोएस्ट पावर देखनी है, लोएस्ट पावर 1 थी, तो HCF में लोएस्ट पावर ले लो, ठीक है। और LCM में हाईएस्ट पावर देख रहे हैं, जैसे कॉमन फैक्टर नहीं देखना, फिर तो सारे फैक्टर्स देखने हैं LCM के लिए। जैसे 2 देखा, 2 की हाईएस्ट पावर है 2, ठीक है, फिर 3 देखा, 3 की 1 है, 5 की पावर क्या है 1 हाईएस्ट, तो उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें ऑब्जर्वेशन है, इफ यू हैव एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, ठीक है, आपके पास कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A और B हैं, तो उनके लिए ये जो रूल है ये अप्लाई होता है, HCF ऑफ A, B into LCM ऑफ A, B is equal to the product of A and B, राइट। ये आपका बहुत यूज होगा, ये कई बार कई क्वेश्चंस में प्रूव करने के लिए भी आता है कि आप इससे प्रूव करो, या मे बी आपको HCF गिवन होगा, 2 नंबर्स गिवन होंगे, LCM फाइंड आउट करना है, एंड लाइक दिस। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, करेक्ट। तो हम अब एग्जांपल 3 देखते हैं, सेम कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम 96 को लिख लेंगे और प्राइम्स के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 2 raised to the power 5 into 3, ओके। और 404 को लिखेंगे तो इट बिकम्स 2 square into 101, करेक्ट।
तो HCF की क्या डेफिनेशन थी, पहले हम कॉमन फैक्टर प्राइम देखेंगे, कॉमन है 2, ओके, और उसकी लोएस्ट पावर 5 और 2 में से कम कौन सा है 2, सो 2 स्क्वायर, ये इसका HCF हो जाएगा, दैट इज 4। और फिर हमें बोला है फाइंड देयर LCM, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं कि LCM इंटू HCF किसके इक्वल था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स A एंड B, ठीक है, तो इसमें 96 और 404 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा ये, ठीक है। तो अगर हमें LCM निकालना हो तो हम H को इस साइड ले जाएंगे तो इट विल कम इनटू डिवीजन, तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करा है, LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स अपॉन HCF, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वी सॉल्व एंड गेट द रिजल्ट। सो इस टाइप का क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में पुट अप होता है, तो प्रैक्टिस दिस। इसमें आपकी ये भी मेन प्रैक्टिस रहेगी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, यू माइट बी नोइंग, आप रफ सेक्शन में कर सकते हो, जैसे 96 को आप स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करो, जैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है, तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा 48। अब 48 को आप नेक्स्ट किससे डिवाइड करोगे 2 से, छोटे नंबर से पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर आ जाएगा 24 एंड कीप ऑन डिवाइडिंग टिल यू गेट अ 1 हियर, और फिर इन सबको हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो हमें इस टाइप का कुछ रिजल्ट मिलता है। तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस, एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, राइट। So now we come on to the question number 4. What it says, find the HCF and LCM of 6, 72 and 120 using the prime factorization method. तो इसमें क्या डिफरेंस आ गया, इसमें अभी तक हम 2 नंबर्स के लिए कर रहे थे, अब 3 नंबर्स आ गए, तो बहुत ही सिंपल है, 3 नंबर्स के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो पहले, ठीक है। तो 6 क्या आ जाएगा, 6 is 2 into 3, 72 is 2 cube into 3 square, और 120 किसके इक्वल है 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, करेक्ट। तो हमारी HCF की क्या डेफिनेशन थी, HCF में हम कॉमन प्राइम्स देखते हैं, देखो इसमें भी 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है, और इसमें भी 2 और 3 है। 2 की पावर्स देखो, हमें लीस्ट पावर लेनी है, इसमें 2 की पावर है 1, इसमें 3, इसमें 3, तो हम क्या लेंगे स्मॉलेस्ट, 2 की पावर 1 ले लिया हमने, ठीक है। 3 देखो 3 भी है दोनों में, इसमें भी है, थर्ड में भी है, 3 इज प्रेजेंट इन ऑल द 3, तो इधर पावर है 1, इधर पावर है 2 और इधर पावर है 1, तो लीस्ट क्या हुई 1, तो हमने लिया 3 की पावर 1, सो 2 into 3 will give you 6 as the HCF, करेक्ट। अच्छा, अब LCM भी फाइंड आउट करना है। LCM क्या होता है, LCM में आपको मैक्सिमम पावर लेनी है, और ऐसा नहीं देखना कि कोई कॉमन आ रहा है या नहीं, सबको कंसिडर करना है। तो इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से आए हैं, 2, 3 और 5 आए हैं, तो 2 की हाईएस्ट पावर देख लो, 2 की हाईएस्ट पावर है 3, ओके, 3 की हाईएस्ट पावर देख लो, इट इज 2, और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड we get the LCM value as 360. तो ये हाईएस्ट पावर और लोएस्ट पावर कहाँ से देखनी है, इन फैक्टर से, जैसे इधर 3 की पावर 1 है, इधर 3 की पावर 2 है, इधर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 2 और लोएस्ट पावर क्या हुई 1, तो इस तरह से हमें इसमें से चेक करना है, करेक्ट। तो अब हमारे कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, जैसे कि एक हमसे पूछा था HCF LCM रिलेटेड, एक रिलेटेड टू द फॉर्मूला HCF into LCM equals to AB, और थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें कि हमें ये प्रूव करना है कि लास्ट डिजिट 0 हो सकता है या नहीं हो सकता किसी गिवन केस के लिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट सेट ऑफ कंसेप्ट इज रिलेटेड टू द इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। एक हमारे होते हैं रैशनल नंबर्स और एक हमारे होते हैं इरैशनल नंबर्स, राइट। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/5 है, ठीक है, हमने देखा ये नंबर्स की कैटेगरी में आता है, ये रियल नंबर्स की भी कैटेगरी में आता है। अब अगर हम देखें रैशनल और इरैशनल, तो ये एक हमारा रैशनल नंबर होता था, राइट। और क्यों हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ठीक है, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q हमारा 0 नहीं होता, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा तो जो डिवीजन के बाद अनडिफाइंड हो जाता है, ओके। तो इरैशनल नंबर्स क्या होंगे, कोई भी नंबर इरैशनल होगा अगर हम उसे P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, where Q is not equal to 0, ठीक है।
कुछ एग्जाम्पल्स हैं इरेशनल नंबर्स के, जैसे √2, √3, √15, पाई बहुत इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर है, ठीक है, -√2/√3, then 0.1011, 0.111 and so on. तो ये सारे हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इन्हें हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते p/q फॉर्म में, ठीक है। तो अभी हम इन्हीं को ही और डिटेल में स्टडी करेंगे, करेक्ट। तो नाउ वी सी द थ्योरम 1.2। क्या कहता है ये थ्योरम? लेट p बी अ प्राइम नंबर, ओके, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर then p divides a where a is a positive integer। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या कहता है ये? अगर p हमारा एक प्राइम नंबर है, ठीक है, अब p हमें पता है p is dividing a square, तो it can be said that p will divide a also, ठीक है। इसका हम प्रूफ भी देख सकते हैं, जैसे हम एज्यूम करते हैं कि जो a नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह है, p1 p2 into up till pn, ठीक है। These all are primes, not necessarily distinct, okay, they can be distinct, they may not be, right। तो अब a स्क्वायर अगर हमें लिखना हो तो इनका प्रोडक्ट होगा, राइट, तो ये स्क्वायर्स हो जाएंगे सारे। अब हमें गिवन है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, करेक्ट। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अगर हम अप्लाई करें तो जो p है, p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर। p एक प्राइम फैक्टर हो गया a स्क्वायर का, क्योंकि p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, ठीक है। और क्योंकि ये यूनिक होता है, ये क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की यूनिक होते हैं ये जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वी कैन रियलाइज दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर आर दीज, ठीक है। तो p is one of these p1, p2 up till pn. Now since a is equal to this value, so we can say that p will divide a. Okay. इसमें आपको प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज आई शेयर्ड हियर। मेन आपकी ये स्टेटमेंट है कि अगर p आपका एक प्राइम नंबर है और वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इट विल डिवाइड a ऑल्सो, ऑलराइट। तो इसका आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे लेट्स से सपोज p इज अ प्राइम नंबर, 5 ले लो आप, ठीक है, 5 प्राइम नंबर होता है, यस 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 5 इज डिवाइडिंग a स्क्वायर। a स्क्वायर आप a को ले लो 10, ठीक है, लेट्स से a इज 10, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर विल बी 100, ठीक है, a स्क्वायर 100 है, क्या 5 100 को डिवाइड करता है? यस, डिवाइड करता है। तो वी से दैट p डिवाइड्स a also, तो 5 will divide this 10 also, 5 divides 10, तो ये भी हमारा ट्रू है। तो बेसिकली हमने एक शॉर्ट एग्जांपल लेके इस चीज को प्रूव भी कर दिया, राइट। तो आप इस स्टेटमेंट को याद रखना। So now we come on to theorem 1.3 that it says √2 is irrational, ठीक है। हमने इसको एक थ्योरम ही बना दिया कि √2 इरेशनल है ताकि आप और जगह इसे यूज कर पाओ, बट इसका हम एक प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, आपको बाकी क्वेश्चंस करने में भी ये एक अप्रोच प्रोवाइड करेगा। तो इसका आपको बहुत ध्यान से समझना है इसका प्रूफ, राइट। सो हम इसमें एक अजम्पशन ले रहे हैं कि लेट अस अज्यूम, कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू प्रूव करेंगे कि कॉन्ट्ररी टू द गिवन थिंग वी से दैट √2 इज रैशनल, लेट्स से, ठीक है। तो अगर √2 रैशनल है तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ r/s। यही तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि हम उसे r/s के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर s इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। Now, we suppose R and S have a common factor other than 1. Okay, then we divide by the common factor to get √2 is equal to A by B. Now, A and B are co-primes. Okay, so now I multiply this, it becomes B √2 is equal to A. Now, squaring both the sides and rearranging, it gives 2B square is equal to A square. Therefore, 2 divides A square. Okay, 2 will divide A square, that's why we have written it like this. अब हम थ्योरम 1.3 अप्लाई करें अगर, तो अगर इट फॉलोज दैट 2 डिवाइड्स a आल्सो, अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इट विल डिवाइड a आल्सो, उसमें हमने यही बताया था,
ठीक है, तो हम a को लिख लेते हैं 2c फॉर सम इंटीजर c। ये आपने सब्स्टिट्यूट किया, तो इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, इट विल बिकम a स्क्वायर मीन्स 2c होल स्क्वायर इट्स 4c स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करा, इट गिव्स b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अगेन इट मीन्स 2 विल डिवाइड b स्क्वायर। ओके, अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगेन थ्योरम 1.3 अप्लाई कर दो, तो 2 विल डिवाइड b ऑल्सो। ठीक है, नाउ therefore a and b have at least 2 as a common factor, क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है a को भी और 2 डिवाइड कर रहा है b को भी, तो वो दोनों का कॉमन फैक्टर हुआ। बट ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि स्टेटमेंट को, हमने कहा था a और b को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अपार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, बट यहाँ पे तो हो गया 2, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गई क्योंकि हमने इनकरेक्ट असम्पशन ली थी कि रूट 2 इज रैशनल। सो वी कैन कंक्लूड दैट यस, रूट 2 इज इरैशनल। ओके, तो फर्स्ट टाइम में अगर आप स्टडी करो तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट लेट्स डिवाइड इट इनटू स्टेप्स। ये काफी क्वेश्चंस में यूज होगी अप्रोच। आप इनिशियली क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में कॉन्ट्रडिक्शन एक अज्यूम करोगे कि अगर इरैशनल गिवन है तो पहले सोचो वो रैशनल है, और फिर सेकंड स्टेप में उसे एक समथिंग r बाय s के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, फिर आप अज्यूम करो कि r एंड s हैव अ कॉमन फैक्टर जो कैंसिल हो गया, और अब इसमें हमें a बाय b मिल गया, वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स। अब आप इससे इक्वेशन सॉल्व करके यू विल फॉर्म सम सिंपल इक्वेशन। फिर आप दो बार थ्योरम 1.3 अप्लाई करके दो स्टेटमेंट्स अराइज कराओगे, जिससे कि आपके a और b के एक और कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ओके, अब वो वाला कॉमन फैक्टर आ गया, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो जाएगी और हमारा assumption रॉन्ग हो जाएगा। फाइनली इट्स इरैशनल। तो ये स्टेप्स आपको 3-4 स्टेप्स लगाने हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिखने का तरीका यही रहेगा। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्स में। हमेशा जब भी, अभी यहाँ पे तो हमने थ्योरम 1.3 स्टडी किया था, बट एग्जाम में थ्योरम 1.3 की स्टेटमेंट भी लिखोगे आप। ओके, सो ये थ्योरम्स जो होते हैं इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करो, राइट देयर स्टेटमेंट्स, लर्न देम। ओके, so now we are on the question number 5. It's a very important question. ये question बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। Prove that root 3 is irrational. तो अभी जो हमने अप्रोच रखी, we try to use a similar approach. हम एक assumption लेते हैं कि root 3 is rational. Okay? फिर आप root 3 को पुट करोगे a by b के इक्वल। Okay? b is not equal to 0. Now, हमने ये assume किया है कि a and b have a common factor other than 1. Okay? तो आप उससे डिवाइड कर दो और फाइनली a and b आप कोप्राइम assume करके इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करो। तो b goes here, so it becomes b into root 3 is equal to a. You square both the sides, you get 3b square is equal to a square. अब हम इससे कह सकते हैं कि a square is divisible by 3, और अगर a square is divisible by 3, we can write a is divisible by 3 by using theorem 1.3. अब हम लिखेंगे a equal to 3c क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है। ओके, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो we will get 3b square is equal to 9c square, कैंसिल होके b square is equal to 3c square. इससे ये पता चलेगा b square is divisible by 3. Again we can say b is also divisible by 3. तो theorem 1.3 के according this is okay, right? तो अब a and b have at least 3 as a common factor, but हमने तो कहा था ये co-primes हैं, तो contradiction arise हो गई, हमारी assumption wrong हो गई और हमारा finally root 3 irrational prove हो गया। So this is the way we have to do. Simple steps हैं, वो आपको follow करने हैं। Okay? Main part है, आप a और b को co-prime assume करोगे initially. ओके, और फिर वो कोप्राइम नहीं रहते एंड देन हमारा कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होता है। करेक्ट? सो लेट अस सी एग्जांपल नंबर 6. इट सेज शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरैशनल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे? अगेन वी विल अज्यूम दैट दिस इज रैशनल। ओके, हमने ये अजम्पशन लिया है
नाउ वी आर टेकिंग टू co-primes a and b, तो हमने assume कर लिया this is equal to a by b where b is not equal to 0. ओके, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, √3 को इधर ले जाएंगे और a by b को इधर ले आएंगे, इट बिकम्स 5 minus a by b is equal to √3. तो आप थोड़ा रीअरेंज करोगे तो √3 will become equal to 5b minus a upon b. अब a और b हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो 5 माइनस a बाई बी ये कैसा है, ये रैशनल नंबर है, तो √3 भी रैशनल होना चाहिए क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं. ओके, पर √3 तो इरैशनल है, अभी हमने प्रूव किया था, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गई, और ये क्यों हुई है, क्योंकि हमने इसको रैशनल माना था, तो ये रैशनल नहीं है, ये इरैशनल है. तो इस टाइप के प्रूफ्स को हम बोलते हैं प्रूफ्स बाय कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हम एक गलत स्टेटमेंट को ट्रू एज्यूम करते हैं, फिर कहीं पे जाके हम स्टक हो जाते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि नो, हमने ये गलत एजम्पशन ली थी, ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है, तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है. ओके, now we come on to example number 7. It says show that 3√2 is irrational. तो again we assume that 3√2 is rational. Again co-primes लेंगे हम a and b, तो 3√2 is equal to a by b where b is not equal to 0. Rearrange करेंगे तो √2 is equal to a by 3b हो जाएगा. a by 3b तो rational है क्योंकि a और b तो integers हैं. ओके, तो √2 भी रैशनल होना चाहिए, बट √2 तो अभी हमने थ्योरम में चेक करा था, इट वाज इरैशनल, तो आवर स्टेटमेंट वाज रॉन्ग, तो 3√2 इज इरैशनल. बहुत ही सिंपल है, आपको 3-4 स्टेप्स लर्न करने हैं और उन्हें अप्लाई करने की प्रैक्टिस करनी है, एंड यू गेट फुल मार्क्स इन दिस. नाउ लेट्स सी अ ब्रीफ समरी ऑफ द चैप्टर. सो पहला हमने देखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इट सेज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. इसको हमने डिटेल में देखा, स्टडी किया, everything we did, right? Second is if p is a prime and p divides a square, then p divides a as well. A is a positive integer. Okay. Third is √2, √3, these are irrationals. Okay. And this is quite important formula. अगर आपको LCM और HCF का फॉर्मूला है, ये बेसिकली 3 नंबर्स हैं आपके पास PQR. ओके, तो हमने 2 नंबर्स के लिए तो देखा था HCF into LCM is equal to product of the 2 numbers, but this is not true for 3 numbers. आप 3 नंबर्स पे ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो अगर 3 नंबर्स का LCM हमें लिखना है तो इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ 3 into HCF of 3 upon HCF of first 2, HCF of second and third, and HCF of first and third, like this. तो इस टाइप का आप फॉर्मूला यूज करोगे, right? So now we are going to study the exercise questions one by one. तो exercise 1.1 हम start करते हैं. तो first question is express each number as a product of its prime factors. तो हम basically prime factors कैसे निकालते हैं, जैसे हमारा first part है 140. तो 140 के प्राइम फैक्टर्स हम 2 से स्टार्ट करेंगे, इसे डिवाइड करना, ये 2 से डिवाइड हो जाता है, इट गिव्स 70. 70 को फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, इट गिव्स 35. 35 को 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 से नहीं होता, फिर 5 से ट्राई करो, 5 से होता है, यस, इट गिव्स 7, और 7 फिर 7 से डिवाइड होगा 1. तो आप इन सब नंबर्स को लिख सकते हो प्रोडक्ट फॉर्म में, 2 into 2 into 5 into 7. अब 2 times आ रहा है तो 2 raised to the power 2 into 5 into 7. So this is the way we write it as a product of its prime factors. तो इसमें हमारे 5 सब पार्ट्स हैं, सबको एक एक करके सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट है हमारा 156. ये 2 से डिवाइड होता है, yes, it gives 78. again by 2 it gives 39. by 3 gives 13, और 13 तो एक प्राइम नंबर होता है, तो ये 13 से ही डिवाइड होगा, it gives 1. तो अब आप इसको प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स लिखोगे, 2 into 2 into 3 into 13, और 2 to the power 2, इसको आप वर्ज कर दो, 2 raised to the power 2 into 3 into 13. तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा थोड़ा बड़ा नंबर है 3825. इसको 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ये 3 से होगा, we get 1275. again 3 से we get 425. then by 5 85. again by 5 17. 17 is a prime number, तो वो 17 से ही डिवाइड होगा.
एंड यू राइट इट एज 3 रेज टू द पावर 2, 2 बार है 3, 5 भी 2 बार है, 5 रेज टू द पावर 2 into 17. So this gives the prime factorization. So here comes the fourth part. It is 5005. ये 5 से divide होगा. It gives 1001. ये 7 से divide होगा 143. Then by 11, 13 and by 13 1. तो आपको तब तक divide करते रहना जब तक आपको 1 नहीं मिलता. तो it will be a product of 5, 7, 11 and 13. Correct? ये थोड़ा सा टफ नंबर है 7429. इसमें आप जब ट्राई करोगे 2, 3, 5, 7, 6 ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा. ये फाइनली जाके 17 से डिवाइड होगा. राइट, यू गेट 437. ये भी आगे जाके 19 से डिवाइड होगा, देन 23. तो इसमें हमारे 3 प्राइम फैक्टर्स आ गए. So let us see the second question. ये second type का question है. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to the product of the two numbers. तो इसमें हम first part solve कर रहे हैं, that is 26 and 91. Okay, तो 26 को आप prime factors में break कर लो, it will be 2 into 13. 91 को break करेंगे, it will be 7 into 13. तो अब आप देखो इसमें common factor कौन सा है? 13. पावर क्या है 13 की? दोनों में 1 ही है, तो HCF लोएस्ट पावर होता है, तो इट गिव्स 13. ओके, LCM क्या होता है इसमें? अगर सारे प्राइम फैक्टर्स देखो क्या क्या है, 2, 13 एंड 7. सबकी हाईएस्ट पावर ले लो, सबकी हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 2 into 7 into 13, दिस विल बी द LCM. और ये आप इजीली प्रूव कर सकते हो, आपके पास LCM की वैल्यू है, HCF की वैल्यू है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा? 26 into 91, और दोनों को वेरीफाई कर दो कि यस बोथ आर इक्वल. सो दिस इज क्वाइट सिंपल एंड ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जाम. हमेशा आता है इस टाइप का एक क्वेश्चन. राइट, अब हमारा ये सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें 510 और 92 है. राइट, तो अगेन हम प्राइम फॉर्म में लिखेंगे इसे, 510 को और 92 को. तो 510 gives 2 into 3 into 5 into 17, और 92 में क्या आता है? 2 into 2 into 23. तो आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, 2 स्क्वायर into 23. करेक्ट. तो अब हमारे पास इसमें कॉमन फैक्टर क्या है जो दोनों में आ रहा है? 23 तो खाली इसी में ही आकर हो रहा है, 2 है ऐसा जो दोनों में आकर हो रहा है, तो इसमें तो 2 की पावर 1 है और इसमें 2 की पावर 2 है. HCF में हम लोएस्ट पावर लेते हैं या हाईएस्ट पावर लेते हैं? लोएस्ट. तो 2 की पावर 1 इज HCF, दैट इज 2. ओके, और LCM में कौन कौन से प्राइम्स कंसिडर करने होंगे? 2, 3, 5, 17, 30, 23, और सबकी हाईएस्ट पावर्स. जिनकी पावर 1 है वो तो 1 ही कंसिडर हो जाएगी, जैसे 17, 5, 3, 23, इन सब की तो 1 ही है. 2 की पावर एक में 1 है, एक में 2 है, तो हम हाईएस्ट पावर लेंगे 2 की पावर 2. ओके, सो 2 into 2 4. अगेन अगर आपको प्रूव करना है A into B is equal to HCF into LCM, बहुत इजीली आप प्रूव कर सकते हो. So here's the third part of the question. The numbers are 336 and 54. तो अब हम इन्हें break करके अगर लिखेंगे prime form में, तो it will give you 2. 2 is how many times? It occurs 4 times. Okay, 2 raised to the power 4 into 3 is 1 time, 7 is 1 time. ठीक है, तो इनिशियली हम इनको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखते हैं दोनों नंबर्स को, तो यही स्टेप फॉलो. सेकंड में आप देखो 54 में 2 की पावर क्या होगी? एक बार ही आ रहा है तो 2 की पावर 1, और 3 कितनी बार अकर हो रहा है? 3 is occurring 3 times, so 3 raised to the power 3. ओके, HCF हम कैसे निकालते हैं? इसमें कॉमन देखो, कॉमन 2 है और 3 है, 7 तो एक में ही है, तो 2 और 3 आ जाएंगे. लोएस्ट पावर, 2 की लोएस्ट पावर है 1 और 3 की लोएस्ट पावर है 1, तो 2 into 3 6 हो जाएगा HCF. LCM में हम क्या करते हैं? 2 भी कंसिडर होगा, 3 भी कंसिडर होगा और 7 भी कंसिडर होगा, और तीनों की हाईएस्ट पावर्स कंसिडर होंगी. ठीक है, तो हाईएस्ट पावर आप देखो 7 की तो हाईएस्ट पावर 1 ही है. ओके, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, और 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 4. ओके, तो 2 4 times, 3 3 times and 7 once, तो ये LCM आ गया. और फिर आपको प्रूव करना है HCF आपके पास है, LCM है, मल्टीप्लाई कर लो, that should be equal to the product of 336 and 54.
दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द एग्जाम. आप इसको प्रैक्टिस करो और इसमें आपको पता भी चल जाता है मैंने सही किया है क्या. अगर आपका एंड में प्रूव हो गया कि a इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम, तो आपका आंसर चेक भी हो जाता है कि यस मेरा सही आंसर आया है. ओके. So now we have question number 3. It says find the LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method. तो इसमें हमारे पास ये डिफरेंस है कि नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं. आपको 3 नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ निकालना है. हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं 12, 15 एंड 21. ठीक है. इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे? सेम वे में आप इसके प्राइम फैक्टर्स लिखोगे. तो 12 इज 2 स्क्वायर इंटू 3, 15 क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 21 क्या हो जाएगा 3 इंटू 7. एचसीएफ के लिए आप कॉमन फैक्टर देखोगे, तीनों में 3 आ रहा है और 3 की लोएस्ट पावर क्या है 1. तो एचसीएफ हो गया हमारा 3. ओके. और एलसीएम क्या हो जाएगा? आप सारे फैक्टर्स देखो, 2 है, 3, 5, 7, उनकी हाईएस्ट पावर देखनी है. तो 5, 7 और 3 की तो 1 ही है हाईएस्ट पावर और 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2. तो ये हमारा एलसीएम हो गया. राइट. इसी तरह सेकंड पार्ट आप देखोगे. सेकंड पार्ट तो बहुत ही सिंपल है. 17, 23 एंड 29. तो 17 को कैसे लिख सकते हैं? 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1. एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ विल बी 1 और एलसीएम क्या हो जाएगा? तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट. वेरी सिंपल. राइट. तो अब हम थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं इसका. थर्ड पार्ट में टर्म्स थी 8, 9 एंड 25. ठीक है. 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 25 को 5 स्क्वायर. ओके. एचसीएफ क्या होगा? कोई कॉमन फैक्टर एज सच है नहीं इसमें, तो 1 हो जाएगा एचसीएफ. और एलसीएम क्या होगा? तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा. राइट. So here comes the fourth question. It says given that HCF of 306 and 657 क्या है? 9 है. LCM फाइंड आउट करना है हमें नंबर्स का. तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है. तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए. HCF into LCM is equal to the product of two numbers. तो नंबर्स आपके पास हैं, इनका आप प्रोडक्ट कर सकते हो. 306 into 657. That will be equal to HCF भी given है हमें 9 into LCM. This is unknown. तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो and you get the value of LCM. Right? So here comes the question number 5. It says check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. तो ये बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो हमने एग्जाम्पल 1 किया था ना, तो उस टाइप से ही हम इसको अप्रोच करेंगे. हम 6 रेज टू द पावर n को अगर ब्रेक करें इन द फॉर्म ऑफ प्राइम्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 रेज टू द पावर n. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर n इंटू 3 रेज टू द पावर n. और हमें पता है किसी भी नंबर में अगर लास्ट में डिजिट 0 आ रहा है तो इट शुड हैव अ प्राइम एज 5. ठीक है. आप कोई भी नंबर देखो, 10 देखो, 20, 100, 1000 और 2500, एनीथिंग, तो ये सारे 5 से डिविजिबल होते हैं. ओके. तो 5 तो है नहीं इसके प्राइम फैक्टर्स में, तो बेसिकली दिस कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0. ओके. So now comes the question number 6. Explain why this particular number and this particular number are composite numbers. So what we do, हम इस नंबर को लिखेंगे और इसमें से आप देख सकते हो दोनों टर्म्स हैं, प्लस के इधर एक टर्म है और प्लस के इधर 13 है. तो दोनों में कॉमन क्या हम ले सकते हैं? 13. ओके. सो 13 आपने कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा? 7 इंटू 11 प्लस 1. ओके. तो बेसिकली ये जो नंबर है ये सम नंबर इंटू 13 है. ओके. इसी तरह आप अगर नेक्स्ट वाला नंबर देखोगे उसमें आप कॉमन ले लो 5. ठीक है. 5 कॉमन लिया हमने तो रिमेनिंग हमारा इस टाइप का फैक्टर बचेगा. तो इट इज सम नंबर इंटू 5. सो जब हम किसी नंबर को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो इट्स नॉट प्राइम. ओके. प्राइम तो है नहीं है, तो इट्स कंपोजिट नंबर. तो ये हमारे दोनों नंबर्स कैसे हैं? दे आर कंपोजिट नंबर्स. करेक्ट. सो हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 7. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. ओके. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same.
Okay, suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं हाउ वी डू दिस. देखो, सपोज हमारे पास क्या है, एक राउंड फील्ड है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, और लेट्स से स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है. ओके, तो सपोज सोनिया 18 मिनट्स लेती है वन राउंड के लिए. ये ग्रीन राउंड लेट्स से सोनिया के लिए है. शी इज टेकिंग 18 मिनट्स. और रवि इज टेकिंग हाउ मच टाइम? रवि इज टेकिंग 12 मिनट्स. तो रवि भी इस सेम राउंड को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम ले रहा है? रवि इज टेकिंग 12 मिनट्स. ठीक है, तो क्या होगा, रवि फास्टली कवर कर रहा है, तो जब रवि ये कंप्लीट कर पाया होगा तो सोनिया कहीं यहाँ पर होगी. ठीक है, पर कुछ ऐसा होगा, कुछ राउंड्स के बाद दे विल मीट एट दिस पॉइंट. ओके, तो वो काफी सारे राउंड्स के बाद आएगा. ठीक है, तो यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि हमें इसमें इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना होगा. कुछ ज्यादा मिनट्स के बाद ही है. आप इसे एक सिंपल ट्रिक की तरह यूज कर सकते हो कि यस हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर. तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्विज में, ओलंपियाड्स में, एनटीएससी एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं. ओके, तो आपको बेसिकली एलसीएम फाइंड आउट करना है किसका? 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स का. तो वो तो सिंपल है, आप 18 को लिख लो, इट्स 2 इंटू 3 स्क्वायर. 12 को लिख लो, इट्स 2 स्क्वायर इंटू 3. तो एलसीएम कैसे हम करते हैं? 2 इंटू 3, और पावर्स क्या होंगी? हाईएस्ट पावर्स. तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो इट गिव्स यू 36 मिनट्स. तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? Now we start the exercise 1.2. First question is prove that root 5 is irrational. Very important question. इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में. ठीक है, तो हम इस पे वही स्टेप्स लगाएंगे जो अभी हमने एग्जांपल्स में देखा था. हम रूट 5 को एज्यूम करेंगे दैट इट्स a by b where a and b are co-prime and b is not equal to 0. ठीक है, b को इधर ले जाओ, b रूट 5 becomes a. फिर हम लिखेंगे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. ओके, तो इससे हम लिख सकते हैं कि यस a स्क्वायर हैज 5 एज अ फैक्टर. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं a also has 5 as a factor. तो हम a को 5 into c लिख देंगे. ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, we get 5b square is equal to 25c square. 5 cancel, it gives b square is equal to 5c square. तो अब हमारा क्या आ जाएगा? b square has 5 as a factor. b square का फैक्टर है 5, तो b का भी फैक्टर होगा 5. ठीक है, तो अब हमारा आ गया a का फैक्टर है 5, b का फैक्टर है 5, तो ये को प्राइम तो नहीं रहे, इनका एक कॉमन फैक्टर है. और हमने क्या कहा था इनिशियली कि a और b को प्राइम है, तो हमारी ये पार्ट कॉन्ट्रडिक्ट हो गई. तो हमारा जो रूट 5 है दैट इज इरैशनल. ओके, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया क्योंकि हम इनिशियली रूट 5 को रैशनल एज्यूम करके चल रहे थे, राइट? Now comes the second question. It says prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. कैसे लिख स्टार्ट करते हैं हम इसे एज्यूम करेंगे, लेट्स से इट्स रैशनल एंड 3 plus 2 root 5 is equal to a by b. इसको आप इधर ले जाओ, so it becomes 3 minus a by b is equal to minus 2 root 5. अब इस माइनस 2 को इधर ले आएंगे नीचे, थोड़ा और सॉल्व करेंगे, we get root 5 is equal to a by 2b minus 3 by 2. तो अब अगर आप इस पार्ट को स्टडी करो तो a और b तो इंटीजर्स हैं, तो ये पार्ट हमारा रैशनल है. तो ये वाला पार्ट हमारा कैसा है? ये वाला पार्ट हमारा रूट 5 वी नो इज एन इरैशनल नंबर. तो ऐसा हो सकता है एक इरैशनल नंबर इक्वल हो एक रैशनल नंबर के? नो. So again, this according to contradiction, root 5 is irrational. So हम इसको rational assume नहीं कर सकते. This number is going to be irrational. So this way आप इसको statements में लिखोगे, right? Again, you have question number 3. It says prove that the following are irrational. बात है इसमें. See, जब भी आपको किसी नंबर को irrational prove करना है, आप क्या assumption लोगे कि initially आप मान लेते हो कि वो rational है, फिर आप प्रोसीड करते हो कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू प्रूव करते हो. ठीक है, तो हम फाइनली करने की क्या कोशिश करते हैं, हम एक इरैशनल नंबर इक्वल टू सम एक्सप्रेशन कर देते हैं
और वहां पे हम कॉन्ट्रडिक्शन अराइज कराते हैं, ठीक है। अब जैसे 1/√2 है, हम इसे अज्यूम करेंगे लेट इट बी अ रैशनल नंबर इज इक्वल टू a by b where b is not equal to 0, a and b are integers, ओके। रेसिप्रोकल लेंगे तो √2 इज इक्वल टू b by, अब देखो b by a है हमारा कैसा नंबर, एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि a और b इंटीजर्स हैं, और √2 हमें पता है इट्स इरैशनल, तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, इट्स नॉट करेक्ट, so we can say that yes this is irrational, okay। नेक्स्ट है 7√5, इसको भी आप अगेन अज्यूम करोगे इज इक्वल टू a by b, b नॉट इक्वल टू 0, a and b आर इंटीजर्स, और फिर आप 7 को इधर ले जाओ तो √5 है आपका इरैशनल, और ये आपका एक रैशनल नंबर है क्योंकि a और b इंटीजर्स हैं, अगेन कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, सो वी कैन नॉट से दैट दिस इज रैशनल, सो दिस इज इरैशनल। लास्ट वन 6 प्लस √2 इज इक्वल टू a by b, अगेन आप √2 को अलग लिख लो एक साइड और इसको इधर ले जाओ 6 को, सो आप a by b माइनस 6 क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर है और √2 आपको पता है इरैशनल है, अगेन कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, तो ये रैशनल नहीं हो सकता, इट्स गोइंग टू बी इरैशनल, करेक्ट। सो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत इजीली आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, इस वीडियो को आप बार बार देखो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हो तो यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर, बस आप इस क्वेश्चन सेट को अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। Thanks for watching the video, subscribe the channel and stay tuned for the complete syllabus preparation. Thanks.